हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बाउंडेड वेरिएबल्स क्या है और जब भी प्रॉब्लम हमको बाउंडेड वेरिएबल्स के साथ दिया हो तो कौन सा इटरेटिव मेथड हम यूज करते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। आइए जानते हैं। बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत हमें होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। We know that in general the variables of a linear programming problem have to satisfy the non-negativity constant. आपने अभी तक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जितने भी देखे, जितने भी मेथड्स हमने उनको सॉल्व करने के पढ़े, सब में आपने देखा कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट हमेशा हम सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमेशा देखते हैं। In certain linear programming problem, some or all of the variables may have lower and upper limits of their values. लेकिन कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कुछ या सभी वेरिएबल्स ऐसे हों जिनमें कि लोअर और अपर लिमिट्स उनकी दी गई हो आपको। इन सच केसेस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग विल बी, ऐसे केसेस में लीनियर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की जब अपर लोअर लिमिट हमको मालूम हो तो कैसा फॉर्म होगा देखते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स ए एक्स इक्वल टू बी, x ग्रेटर इक्वल टू 0 अभी तक आप देखते थे, यहाँ आपको दिया है x लाइज बिटवीन l एंड u, लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको दिया हुआ है, जहाँ x b c ये सारे नोटेशंस हम जो अभी तक यूज़ कर रहे थे वही हैं। l को l1 l2 ln अगर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए उसके हिसाब से u इक्वल टू u1 u2 un हो सकते हैं। l एंड u डिनोट द लोअर and upper bound of x respectively. In case of unbounded variables, these limits are 0 and infinity respectively. अब यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी कंस्टेंट ये जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर इक्वल टू l एंड x इज लेस देन इक्वल टू u। तो जब तो x इज लेस देन इक्वल टू u है तो हम स्लैक वेरिएबल का यूज़ करके उसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, और जहाँ पर x ग्रेटर इक्वल टू l है वहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करके x माइनस एस डबल डैश इक्वल टू l लिख सकते हैं, जहाँ x एस डैश और एस डबल डैश सभी को ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं। अब ये वाली कंडीशन जो आपकी है x माइनस एस डबल डैश इक्वल टू l, इससे हमको मिल जाएगा x इक्वल टू l प्लस एस डबल डैश एंड x कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग कंस्टेंट्स एंड फ्रॉम x इक्वल टू u माइनस एस डैश, यहाँ से देर इज नो गारंटी दैट x विल बी नॉन नेगेटिव। यहाँ से तो आपको मिल गया कि x जो है नॉन नेगेटिव हम मान सकते हैं, लेकिन u माइनस एस डैश अगर x इक्वल टू आ रहा है तो इससे हमको ये फिक्स नहीं होता कि x जो है वो नॉन नेगेटिव है, और इसी डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाउंडेड वेरिएबल सिंप्लेक्स मेथड। आइए डिटेल में जानते हैं इसका प्रोसीजर। इटरेटिव प्रोसीजर। स्टेप 1, write the given linear programming problem in the standard form by introducing slack and surplus variables. Step 2, obtain an initial basic feasible solution. Step 3, if any of the variable is at a positive lower bound, substitute it as its positive lower bound. x equal to l plus s dash, तो आपको नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसा हमने अभी ऊपर देखा। स्टेप 4, कंप्यूट द नेट इवैल्यूएशंस zj माइनस cj. If all zj minus cj is greater equal to 0, then optimality is reached. Otherwise, we have to go to next step. Step 5, choose the most negative of zj minus cj. मोस्ट नेगेटिव हमको चूज करना है, लेट इट बी zr माइनस cr फॉर सम j इक्वल टू r, देन yr एंटर द बेसिस। yr जो कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग टू xr वेरिएबल लिया है वो एंटर करेगा बेसिस में।
अब सिंप्लेक्स मेथड में आप इसके बाद निकालते थे लिविंग वेक्टर कौन सा होगा जो कि बेसिस को छोड़ेगा। यहाँ पे भी हमें करना है वही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका मेथड डिफरेंट है। हमको यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है अलग अलग, θ1, θ2 और UR की, और फिर देखना है कि उसमें से हम मिनिमम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कंप्यूट करेंगे देखिए, θ1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ XBI अपॉन YIR ग्रेटर देन 0। ये आप सिंप्लेक्स मेथड में भी करते थे। जो भी हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, वेक्टर है, उसमें आप उस कॉलम में देखते थे ग्रेटर देन 0 के लिए जो वैल्यू है तो XB की वैल्यू अपॉन हम उस कॉलम की वैल्यू को डिवाइड करके जो भी मिनिमम वैल्यू मिलती थी वो आपका यहाँ पे भी होगा θ1। फिर हमको देखना है θ2। θ2 जो है वो हम करेंगे UR माइनस XBI अपॉन माइनस YIR लेस देन 0। मीन्स जो हमारा एंटर कर रहा है बेसिस में उस कॉलम में जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमको θ2 निकालना है, और ये वैल्यू होगी UR मीन्स कि जो आपका एंटर कर रहा है बेसिस में वेक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपर बाउंड, उसकी जो अपर बाउंड वैल्यू है U की वैल्यू, माइनस XBI अपॉन माइनस YIR लेस देन 0 के लिए। और यदि सभी YIR ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 नहीं है, तो उस केस में θ2 जो है वो हम लेंगे इन्फिनिटी। बिल्कुल वैसे ही अगर सभी लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो θ1 हम लेंगे इन्फिनिटी। अब हमको सेलेक्ट करना है θ इक्वल टू मिनिमम ऑफ θ1, θ2 और UR, वेयर UR इज अपर बाउंड ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल। जो भी हमारा एंटर कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपर बाउंड की वैल्यू, और जैसा कि हमने बताया कि θ2 अगर सब YIR ग्रेटर देन 0 तो θ2 को हम इन्फिनिटी ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। एक बार तो अगर मिनिमम ऑफ θ1, θ2, UR θ1 आए तब क्या होगा, θ2 आए तब हमको क्या करना है, और UR आए तब क्या करना है, आइए देखते हैं। Now, if θ equal to θ1 which corresponds to XBK, then YK leave the basis using the regular row operation of the simplex method। तो अगर हमको θ equal to θ1 मिल जाता है तो अब अभी तक जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते थे वैसे ही हमको सॉल्व करना है। If θ equal to θ2 which corresponds to XBK, then YR enter the basis and YK leave it। YK हटेगा उस समय। फर्स्ट वी अपडेट द वैल्यूज बाय रो ऑपरेशन। तो पहले हमको वैल्यूज को अपडेट करना है लीडिंग एलिमेंट निकाल के। XBK बीइंग नॉन बेसिक एट इट्स अपर बाउंड, देयरफॉर अपडेट। उसके बाद हमको पहले तो आपको जो वेरिएबल बेसिस से हट रहा है उस वेरिएबल को देखना है, एंटर कर रहा है वो हमको पता है, लीडिंग एलिमेंट निकाल के रो ऑपरेशंस लगा के हमको पूरे टेबल को अपडेट करना है। उसके बाद हमको फिर से अपर बाउंड को अपडेट करना है इस फॉर्मूले के द्वारा। XBKR इक्वल टू XBKR माइनस YKR UR, XBK डैश R लाइज बिटवीन 0 एंड UR। ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। The non-basic variable XR at upper bound is put at 0 level by using XR equal to UR minus XR dash। थर्ड है if θ equal to UR। अगर θ जो है UR हो उस केस में XR is substituted at its upper bound while remaining non-basic, that is it can be put at 0 level by XR इक्वल टू UR माइनस XR डैश। अगर θ की वैल्यू UR मिलती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग XR को हमको उसके अपर बाउंड में सब्सटीट्यूट करना है, और XR इक्वल टू UR माइनस XR डैश हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सच दैट XR डैश लाइज बिटवीन 0 एंड UR। तो ये तीनों केस हो गए हमारे। इसके बाद स्टेप 7 पे हम आएंगे। गो टू स्टेप 4 एंड रिपीट द प्रोसीजर। मीन्स फिर से आपको ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना होगा और फिर से प्रोसीजर को हमको सॉल्व करना है अंटिल वी गेट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन और एन इंडिकेशन ऑफ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो ये था हमारा डिटेल में प्रोसीजर जो कि बाउंडेड वेरिएबल्स के लिए हमको यूज़ करना है।
आइए देखते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। Using the bounded variable technique, solve the following linear programming problem. Maximize z equal to 3x1 plus 5x2 plus 2x3 subject to the constants x1 plus 2x2 plus 2x3 less than equal to 14, 2x1 plus 4x2 plus 3x3 less than equal to 23, और आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए दिया x1 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, x2 ग्रेटर इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5 एंड x3 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। सिंस, अब यहाँ पे देखिए, सिंस x2 हैज ए पॉजिटिव लोअर बाउंड, देयरफॉर वी लेट x2 डैश इक्वल टू x2 माइनस 2, दैट इज x2 इक्वल टू x2 dash plus 2, then we shall have x2 dash is greater equal to 0 and less than equal to 3। तो हमने देखा था मेथड में स्टेप 2 में आपने यही किया कि अगर लोअर बाउंड हमको पॉजिटिव दिया है तो हम उसको सब्सटीट्यूट करके और ग्रेटर इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे x1 आपको ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है, इसमें आपका अपर बाउंड खाली दिया है, यहाँ पे लोअर बाउंड भी दिया है और अपर बाउंड भी है, तो लोअर बाउंड को पहले हम सब्सटीट्यूट करके ग्रेटर इक्वल टू 0 में हम ले आए, और अब ये हो गया आपका x2 डैश ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, और थर्ड वाले में आपको x3 जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो अब हम हमारे दिए गए प्रॉब्लम में सब्सटीट्यूट करेंगे x2 इक्वल टू x2 डैश प्लस 2। हमने वैल्यूज रख दी यहाँ पे, 5x2 की जगह 5x2 प्लस x2 डैश प्लस 2, ये आपका हो गया अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्टेंट्स में भी हमने x2 को सब्सटीट्यूट कर दिया x2 डैश प्लस 2 से, यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट किया, ये कंस्टेंट आपका हो गया। सेकंड में भी आपने सब्सटीट्यूट किया, ये कंस्टेंट हमको मिल गया, साथ ही साथ हमको मिल गया x1 lies between 0 and 4, x2 dash lies between 0 and 3 and x3 lies between 0 and 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे दोनों कंस्टेंट जो है लेस देन इक्वल टू में है, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्लैक वेरिएबल s1 एंड s2 टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस, और हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा s1 इक्वल टू 10 एंड s2 इक्वल टू 15 विद b इक्वल टू i2 एज द इनिशियल बेसिस। Since there is no upper bound specified for these basic variables, हमने देखा कि खाली हमने लिया उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 और अपर बाउंड आपको लेस देन इक्वल टू में कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो हम एज्यूम करेंगे उसको इन्फिनिटी। वी आर्बिट्रेरी एज्यूम दैट ऑल हैव एन अपर बाउंड एट इन्फिनिटी, दैट इज u4 और u5 आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। तो स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल देखते हैं, वैसा ही टेबल हमको बनाना है, CB बनाया हमने, YB में आपका Y4 और Y5, XB जो हमारी वैल्यूज़ आई थी बेसिक वेरिएबल की 10 और 15, ये CJ की वैल्यूज़ है 3, 5, 2, 0, 0, Y1 और Y2 ना लिख के हम Y2 डैश, क्योंकि हमने वहाँ पे X2 डैश कर दिया है, तो Y2 डैश हमने लिया, Y3, Y4 और Y5। यहाँ पे एक कॉलम हमने ऐड किया UI माइनस XBI। अब देखिए ZJ माइनस CJ आप निकालेंगे तो डायरेक्ट हमने वैल्यू लिख ली है, क्योंकि आप लोग अब बहुत सारे सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व कर चुके हैं। तो CB Y1 आपने किया 0 आया, -3 किया तो -3, फिर CB Y2 आपने किया 0 आया, -5 किया तो -5, फिर CB Y3, CB Y4, CB Y5, तो ये वैल्यूज़ हमको ZJ माइनस CJ की मिली। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका अपर बाउंड 4 था, x2 का 3 था जो हमने चेंज किया, उसमें आपको x2 डैश जो है लेस देन इक्वल टू 3 मिला था, ये अपर बाउंड हो गया। x3 का अपर बाउंड दिया आपको, इनके अपर बाउंड नहीं थे तो हमने इन्फिनिटी मान लिया। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट नेगेटिव जो हमारा है ये है -5, मीन्स y2 डैश एंटर करेगा बेसिस में। अब कौन सा वेक्टर हटेगा यहाँ से बेसिस से, इसके लिए हमको थीटा कैलकुलेट करना होगा कि थीटा की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे थीटा1 जैसे हम निकालते थे XB अपॉन y2, क्योंकि y2 डैश आपका एंटर कर रहा है तो आप निकालेंगे मिनिमम ऑफ 10/2 और दूसरा आपका 15/4।
तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू हमको मिल रही है वो मिल रही है 15/4, मीन्स θ1 आपका आया 15/4। फिर हम कैलकुलेट करेंगे θ2, क्योंकि यहाँ पे y2 डैश के दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हैं, तो θ2 को हम नेगेटिव वैल्यू के लिए निकालते हैं, तो θ2 आपको इन्फिनिटी लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो θ2 हम इन्फिनिटी मानते हैं। और u2, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको देखना है, वो है आपका 3, तो u2 आ गया 3। तो थीटा इक्वल टू हमको लेना होता है मिनिमम ऑफ θ1, θ2 एंड u2, θ1, θ2 और u2। इसमें से मिनिमम वैल्यू जो हमको मिल रही है वो मिल रही है u2 की। दिस implies that minimum theta equal to u2 and therefore y2 dash is substituted at its upper bound and remains non-basic। हमने उसमें पढ़ा मेथड में, तो हम y2 डैश को सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अपर बाउंड में और ये नॉन बेसिक रहेगा। तो y2 डैश क्योंकि x2 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो x2 डैश को हमने लिखा u2 माइनस x2 डबल डैश से उसको हम डिनोट कर रहे हैं। 3 u2 आपका 3 है माइनस x2 डबल डैश, वेयर x2 डबल डैश लाइज बिटवीन 0 एंड 3। अब ये अगर हमने सब्सटीट्यूशन इसमें किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो हमारा टेबल में क्या चेंजेस आएंगे, ये जो हमने टेबल बनाया था इसमें क्या कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल तो चेंज नहीं हो रहा, आपका नॉन बेसिक ही रहेगा, लेकिन x2 डैश में जो आपका चेंज आएगा टेबल में वो कैसा आएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये हो गया, कंस्टेंट्स आपके ये हो गए, देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी है 3 माइनस x2 डबल डैश, x2 डैश की जगह। तो देखिए हमारे टेबल में क्या, आप यहाँ पे अपडेट करना है हमको बेसिक वेरिएबल को, तो xb1 को हम अपडेट करेंगे तो xb1 डैश माइनस y12 u2। xb1 डैश मालूम है आपको 10 और 15 वैल्यूज थी b1 b2 की, तो 10 माइनस y12 मीन्स आपका टेबल में देखिए y12 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 3, u2 हमारा 3 है, वैसे ही y22 की वैल्यू तो वो आपकी है 4 ये वैल्यू, और ये आपका u2 जो है वो 3 है, तो वो आपको मिल गया 15 माइनस 4 इंटू 3। तो ये वैल्यूज़ हमारी आई xb1 और xb2 की नई वैल्यूज़ जो कि हम अपडेट करेंगे टेबल में। ये देखिए 4, 3 ये वाली वैल्यूज़ आपने यहाँ से ली जो हमने इक्वेशंस में निकाली, तो देखिए -2 और -4 आ गया है, तो हमने -2 और -4 एंट्री की। ये सिर्फ टेबल में हमने अपडेट किया है अभी। फिर से हमने ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया, ये आपको मिला -3, 5, देखा आपने यहाँ पे नॉन बेसिक ही रहा और सिर्फ हमने अपडेट किया अभी टेबल को, और ZJ माइनस CJ हम फिर से निकालेंगे, तो CBY1 0 आया, -3, CBY2 0 आया, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी कॉस्ट देखेंगे आप -5 हो गई यहाँ पे, तो इसलिए हमने कॉस्ट यहाँ पे बदल दी है -5, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई क्योंकि CBY2 आपने किया तो 0 -5, तो ये हो गया 5। फिर ये आपको मिला CBY3 आपने किया -2 मिल गया, CBY4 0, CBY5 0। अब हम देखेंगे जब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे हमने U1, U2, U3 और U4, U5 की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे आपने U1 और -XBI किया तो ये वैल्यूज़ आपको मिल गई, क्योंकि U4 आपका जो है Y4 के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है तो इन्फिनिटी है, -4 कर दिया इन्फिनिटी, Y5 के कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी, -3 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए ZJ माइनस CJ मोस्ट नेगेटिव -3 है, अगर -3 है तो Y1 एंटर करेगा बेसिस में, कौन सा वेक्टर हटेगा इसके लिए हमको फिर से थीटा कैलकुलेट करना होगा। आइए देखते हैं, θ1 मिलेगा आपको मिनिमम ऑफ 4/1 3/2, तो वो वैल्यू मिली मिनिमम वैल्यू 3/2। θ2 यहाँ पे फिर से कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो θ2 हम इन्फिनिटी लेंगे, और U1 जो है वो है 4, तो इस बार जो हमको मिनिमम थीटा मिलेगा वो मिलेगा θ1, थीटा इक्वल टू θ1,
और थीटा इक्वल टू थीटा 1 अगर मिला मीन्स y5 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपका y5 लीव द बेसिस। और अब क्या होगा आपका थीटा 1 अगर रहता है तो हम लीडिंग एलिमेंट देखेंगे। लीडिंग एलिमेंट हमारा 2 हो गया, इसको आपको यूनिट करना है। बाकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करते हैं वैसे ही ऑपरेशंस लगाने हैं। ये हो गया हमारा अगला टेबल। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपने देखा ui माइनस एक्स बी आई, तो इन्फिनिटी माइनस 5/2। अब क्योंकि y1 यहाँ पे एंटर कर चुका है तो सेकंड इसके लिए, तो u वैल्यू उसकी 4 है, तो 4 माइनस 3/2, यहाँ पे वैल्यू 3/2 आई, ये हमने कैलकुलेट कर ली। ये आपका आया टेबल। फिर से अब हम zj माइनस cj कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, यहाँ पे आपने किया तो -6 और +5 तो -1 हो गया। ऐसे ही आपने CBY3 किया, सॉल्व किया तो 5/2 आ गया, CBY4, CBY5। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमको एक वैल्यू ही नेगेटिव मिल रही है, मीन्स y2 डबल डैश एंटर करेगा बेसिस में। अब y2 डबल डैश के एलिमेंट आप देख रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 0 हैं, मीन्स थीटा 1 यहाँ पे हम लेंगे इन्फिनिटी। लेस देन इक्वल टू 0 दोनों एलिमेंट देख रहे हैं आप, ये 0 है, ये -2 है। तो हम क्योंकि y2 डबल डैश के एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 0 हैं तो हम थीटा 1 इक्वल टू यहाँ पे लेंगे इन्फिनिटी, और थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ, आप ले यहाँ पे देखते हैं ये वाली वैल्यू लेते हैं हम ui माइनस एक्स बी आई अपॉन माइनस वाई आई आर की वैल्यू माइनस वाली, तो -2 मीन्स मिला थीटा 2 इक्वल टू 5/4। ये वैल्यू लेते हैं आप, और u2 हमारा है 3। ये तो थीटा इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो मिनिमम आपको मिल रहा है इन्फिनिटी 5/4 और 3 जो कि आया 5/4, मीन्स इस बार थीटा इक्वल टू आपको मिला थीटा 2। हैंस y1 लीव द बेसिस, और y1 जो है वो बेसिस से हटेगा। सबसे पहले हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना है और वैल्यूज़ अपडेट करना है। ये वैल्यूज़ आपने अपडेट की, जैसे अभी तक आप सॉल्व करते थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के हमने वैल्यूज़ को, मीन्स माइनस जो हमारा लीडिंग एलिमेंट आया -2 उसको हमको 1 करना है, यूनिट करना है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो 0 पहले से ही है। बाकी एलिमेंट्स को आप चेंज करेंगे जैसे हम रो ऑपरेशंस लगा के करते हैं। तो ये टेबल हमें मिला। इसके बाद अब क्योंकि थीटा इक्वल टू थीटा 2 आपको मिल गया तो अपर बाउंड जो है y1 का वो 4 है, तो हम अपडेट करेंगे बेसिक वेरिएबल्स को भी। ये हमने आपके लिए लिख दिया है कि आप कैसे अपडेट करते हैं। तो अपडेट करना है आपको xb1, ये हो जाएगा xb1 डैश माइनस y11 u2, पहले भी हमने किया है, तो 5/2 माइनस 0 इंटू 4 तो 5/2 आएगा। xb2 इक्वल टू xb2 डैश माइनस y21 u2 जो कि आपको मिला 5/4। ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पहले वाले पार्ट में भी हमने किया है। Also, the non-basic variable x1 at upper bound can be put 0 by substituting x1 equal to 4 minus x1 dash, where x1 dash lies between 0 and 4. Thus, using the updated value of the basic variable, the iterative simplex table is, ये अब हमको मिला टेबल। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे ये वैल्यू जो -3 हमने लिखी, ये फिर से क्या हुआ आपका y1 की वैल्यूज़ को हमने अपडेट किया, उसमें सब्सटीट्यूशन करने के बाद, जैसे हमने पहली बार आपको बताया था कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम रखेंगे वैल्यूज़, तो हमारी चेंज होगी cj की वैल्यू, फिर हम कंस्टेंट्स में रखेंगे वैल्यू x1 की, तो फिर से वैल्यू चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज किया। This table shows the optimum solution has been attained. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी zj माइनस cj पॉजिटिव हो गए, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये होगा हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन।
और ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू x1, यहाँ पे y4 और y2 डबल डैश है, मतलब x1 डैश आपका 0 हो गया और x2 डबल डैश हमको मिल रहा है 5/4। लेकिन ये हमारे वेरिएबल्स अभी जो हमने जितने भी अपर बाउंड्स पे उनको सेट किया था, उनको हमने सब्सटीट्यूट किया था, वो सब हमको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंस x1 डैश हमने लिया था शुरू में इसी वाले इटरेशन में कि 4 माइनस x1, और x2 डैश हमने पहले लिया था 3 माइनस x2 डबल डैश। इनको अब हम सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालेंगे। और एक बार और हमने सब्स्टिट्यूट किया था x2 इक्वल टू x2 डैश प्लस 2। तो सबको सॉल्व कर ले, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा कि x1 इक्वल टू 4 आ रहा है और x2 जो आपका है वो आ रहा है 15/4। और हमारा ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 15/4, x3 इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम z इक्वल टू 123/4। ये आएगा हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो मेथड थोड़ा सा टिपिकल है बाउंडेड वेरिएबल का, लेकिन उसको आप अगर मेथड ध्यान रखते हैं तो टेबल बनाते समय वैसा ही हमको यूज़ कर करके उसको ध्यान अगर आपको रहेगा तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक बार वीडियो को और देखेंगे, 1-2 बार देखने से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम्स इसके और सॉल्व करिए। हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है इसमें सारे केस हमने ले लिए। एक बार थीटा की वैल्यू θ1 आई है, एक बार थीटा की वैल्यू θ2 आई है, एक बार UR आई है। हो सकता है आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसमें खाली θ1 से ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए। हो सकता है 1-2 बार आप θ1 या θ2 से ही आपको मिल जाए सॉल्यूशन। तो ये हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है ये पूरा सारे जो आपके हमको 1, 2, 3 कंडीशंस मिलती हैं थीटा की, वो सारी कंडीशंस को कवर करते हुए किया है। आप जब सॉल्व करेंगे तो हो सकता है एक आध कंडीशन से ही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो इसके प्रॉब्लम्स को ट्राई करते रहिए। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने लेक्चर को तैयार करने में यूज़ किए। कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर उसको पूछिए, क्लियर करेंगे उसको। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कुछ और नया। थैंक यू।